वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। नमस्कार मित्रों, ड्रामाटिक ऑफ अमेरिका की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सभी की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। हमें फेसबुक लाइव पर ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामाटिक ऑफ अमेरिका शौकिया रंगकर्मियों का एक समूह है जो भारत में 1976 में शुरू हुआ था और उसी के कुछ सदस्यों ने यहाँ इसकी शुरुआत की शिकागो में 2015 में। तब से हम लोग कई नाटकों का प्रस्तुति और मंचन कर रहे हैं। करीब 7 नाटकों का हम मंचन कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य भारत की कलाओं संस्कृति को बढ़ावा देना और अगली पीढ़ी के लिए इनकी प्रस्तुति करना है। पर आज ड्रामाटिक से ज़्यादा हम मना रहे हैं पर्व हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस का। इसलिए मैं आप सब का स्वागत करता हूं और विशेष रूप से स्वागत करूंगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार जी का, जो भारत के काउंसिल जनरल हैं शिकागो में। हमारे सौभाग्य है कि अमित कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं पहले कार्यक्रम में और आज भी उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत अमित कुमार जी आपका। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आप कुछ उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। सर्वप्रथम मैं भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा, स्वतंत्रता दिवस उत्सव एक स्मरण और आत्मनिरीक्षण करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है। हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करने का एक अवसर है तथा अनगिनत भारतीयों के योगदान का मनन करने का अवसर है, जिन्होंने भारत की एक राष्ट्र के रूप में प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया है। इस दिन आइए हम अपने आप को राष्ट्र निर्माण के लिए पुनः समर्पित करें। आइए हम भारत को एक और अधिक समृद्ध, जागरूक, न्यायपूर्ण, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल देश बनाने का संकल्प लें। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, अभूतपूर्व पैमाने की महामारी कोविड-19 के कारण हम सभी असामान्य समय में जी रहे हैं। इसलिए इस वर्ष दुनिया भर में लाखों भारतीय और भारतीय प्रवासी इस दिन को वर्चुअल समारोह के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं। ये बहुत आश्वस्त करने की बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे।
राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की, जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने में तथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने में सफलता प्राप्त की। साथ ही भारतीय सरकार इस संकट को एक अवसर में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारतीय सरकार ने जनसंख्या के कमजोर वर्गों की सहायता करने के साथ साथ संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने के दोहरे उद्देश्य के साथ $270 बिलियन की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जैसे जैसे हम आर्थिक रिकवरी की ओर बढ़ेंगे, भारत अमेरिका साझेदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साझा मूल्यों के साथ दो जीवंत लोकतंत्रों के रूप में अमेरिका हमारे लिए एक स्वाभाविक भागीदार है। पिछले 2 दशकों में हमारे संबंधों में लगातार विस्तार हुआ है और हमारा सहयोग आज मानव जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। मिडवेस्ट में 4.5 लाख प्रवासी भारतीय सहित अमेरिका में 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी समुदाय ने हमारे रिश्तों को बहुत समृद्ध किया है। भारतीय अमेरिकी समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है। आप में से कई भारत के विकास के लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं। आप में से कई भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों ने इस देश में भारत के बारे में बेहतर समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका ने भारतीय एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विषयों पर आधारित शास्त्रीय व लोकप्रिय रंगमंच को अमेरिका में प्रस्तुत करने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। आप लोगों का और अधिक समय न लेते हुए मैं यह मंच हिंदी के शौकिया कलाकारों को अपनी देशभक्ति पूर्ण प्रस्तुति पेश करने के लिए देता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज यहाँ आए कलाकारों की प्रस्तुतियां आप सभी हिंदी प्रेमियों को पसंद आएंगी तथा तनावपूर्ण कोविड-19 के इस वातावरण में आप सभी को देश प्रेम में ओतप्रोत भी करेंगे। आइए आज इस वर्चुअल प्रोग्राम जरा याद करो कुर्बानी का मिलकर आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका शिकागो को इस आयोजन के सफलतापूर्वक संपन्न होने की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत कुमार जी। आपके शब्द हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आपका और माननीय श्री रंजीत सिंह जी का काउंसिल आवास की तरफ से हम लोगों का हमेशा समर्थन और सपोर्ट मिला है। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज हमें इस बात पर बहुत हर्ष है कि आप लोग हमारे साथ स्वतंत्रता का पर्व मनाने के लिए भाग ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जरा याद करो कुर्बानी, जो हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि है उन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और उसके साथ ही ये श्रद्धांजलि है उन सेनानियों और वीरों को जिन्होंने इसे पिछले 74 वर्षों तक अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। इसीलिए आइए आज देखते हैं कि इस सारे संग्राम में कितने सारे मनुष्यों की भूमिका रही। हम सब जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में किया गया। उसके बाद जब फिर से 20वीं सदी का आगाज हुआ तो भारत में स्वतंत्रता के लिए फिर से छटपटाहट, कुलबुलाहट मचने लगी और धीरे धीरे हमारे नेता लोगों को संगठित करके प्रेरित करते गए। उनके दिमाग में स्वतंत्रता का एक बहुत सुंदर चित्र, बहुत एक खाका उनके मस्तिष्क में प्रस्तुत किया। इसमें काफी नाम आते हैं और अगर मुझसे त्रुटि होकर कुछ नाम छूट जाएं तो क्षमा कीजिएगा। एक बहुत प्रसिद्ध नाम था श्री बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने सन 1916 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आइए देखते हैं उनके उद्गार
मैं स्वभाव से जवान हूं, भले ही शरीर से बूढ़ा हो चुका हूं। मैं जवानी के इस विशेष अधिकार को गंवाना नहीं चाहता। जो कुछ भी आज मैं कहने जा रहा हूं वह हमेशा जवान है। मेरा शरीर भले ही बूढ़ा, कमजोर और नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक यह विचार मुझ में जागृत रहेगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज्य का अर्थ कौन नहीं जानता और कौन इसे नहीं चाहता? क्या आप यह पसंद करेंगे कि मैं आपके घर में घुस आऊं और आपके रसोई घर पर अधिकार जमा लूं? मुझे अपने घरेलू मामलों की व्यवस्था का अधिकार स्वाभाविक रूप से है। हम लोगों से कहा गया है कि हम स्वराज्य के काबिल नहीं है। 1 शताब्दी गुजर जाने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत हम लोगों को स्वराज्य के योग्य नहीं मानती। अब हम लोग खुद को योग्य बनाने के लिए खुद ही प्रयास करेंगे। हमारे देश की भलाई इसी जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा करने में है। स्वराज्य की इस इच्छा को नकारने के लिए कुछ तुच्छ आपत्तियां उठाई जाती है। इनमें से एक यह है कि हमारे बहुत से देशवासी अनपढ़ हैं, परंतु हमें इसे स्वराज्य के मार्ग में रुकावट नहीं मानना चाहिए। उन लोगों के लिए इतना ही कहना काफी होगा कि हमारे देश के अनपढ़ लोगों के लिए भी स्वराज्य का विचार स्पष्ट है। वो अशिक्षित हो सकते हैं, किंतु मूर्ख नहीं है। वो उतने ही समझदार होते हैं जितना कि एक शिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित लोग भी हमारे भाई है और उन्हें भी यही अधिकार है, और वो भी इसी स्वराज्य की भावना से प्रेरित है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक करें। परिस्थितियां बदल गई है और समय अब अनुकूल है। आवाज उठ रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस संवैधानिक आंदोलन में आप अकेले नहीं है। आप लोगों से जो उम्मीद की गई है उससे पीछे नहीं हटे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और परिणाम प्रभु के हाथ में सौंप दें। और इस जन आंदोलन को विशाल रूप देते ज्यादा दिन नहीं लगे। 20 और 30 के दशकों में असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह ने एक विशाल रूप ग्रहण कर लिया, और हमारे नेताओं ने इससे संबद्ध बलिदानों और कठिनाइयों का हमारी जनता को एहसास दिलाया और उन्हें तैयार किया कि इस पराधीनता की मानसिकता से बाहर निकलें, स्वयं को स्वाधीन घोषित करें और उसके लिए तैयार हो जाएं जो इस संग्राम के लिए आवश्यक था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस संबंध में कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता बिना उसके इजाज़त के नहीं छीनी जा सकती। कोई भी बाहरी व्यक्ति या शासक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता अगर उसे जनता का सहयोग न मिले। आमतौर पर लोग प्रतिरोध करने के परिणाम और पीड़ा से डरकर चुपचाप उनकी बातें मान लेते हैं। इसलिए विदेशी शासक लोगों को डरा धमका कर अपना शासन चलाते हैं। मगर इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस डर के बावजूद शासक अपनी बात नहीं मनवा सके। बिना जनता के सहयोग और सहमति के दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी लोगों पर राज नहीं कर सकती, और अक्सर ये सहयोग और सहमति लोगों को डरा धमका कर ही मिलती है। जिस क्षण ये डर जनता के दिल से निकल जाता है, इन विदेशी ताकतों की शक्ति खत्म हो जाती है। जिस क्षण कोई गुलाम ये निश्चय कर लेता है कि वो गुलामी नहीं करेगा, उसी क्षण उसकी जंजीरें टूट जाती हैं और वो दूसरे गुलामों को भी प्रेरित करता है। इसलिए हमें अपने आप से ये वादा करना है कि अब मैं और गुलाम नहीं रहूँगा और न ही कोई अन्याय और गुलामी सहूँगा और न ही इन आतताइयों की आज्ञा मानूंगा। हाँ, ऐसे में ये विदेशी शासक अपनी बात मनवाने के लिए हम पर कोड़े बरसा सकते हैं, बड़े अत्याचार कर सकते हैं, पर हमें डरकर उनके सामने झुकना नहीं है। वो हम पर ढेर सारे जुल्म करेंगे जिससे हमें बहुत तकलीफ होगी, मगर इस पीड़ा को सहन करने की हमारी तैयारी से आज़ादी की एक ऐसी मशाल प्रज्वलित होगी जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। स्वतंत्रता अनमोल है,
वो जीवन के लिए हमें सांस लेने जैसी है, और स्वतंत्रता के लिए हमें बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे नेताओं के उद्गार 1920 और 30 के दशक में। उनके इन विचारों से प्रेरित होकर अनेक नौजवानों और नवयुवतियों ने और सभी लोगों ने इस संग्राम में अपना योगदान देने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए आज प्रस्तुत करते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला अंग। ये एक एकांकी है हिंदी के मूर्धन्य नाटककार श्री मोहन राकेश की कृति। श्री मोहन राकेश जी ने ये नाटक भारत की स्वतंत्रता के करीब 13 वर्ष बाद लिखा था, सन 1960 के आसपास, उस दशक में, और तब ये आकाशवाणी से प्रस्तुत किया गया था पहली बार। मोहन राकेश का नाम भारतीय रंगमंच के श्रोताओं के लिए एक मील का पत्थर है। उनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत प्रचलित हैं और आज हमें बहुत हर्ष है कि उनकी ये एक दुर्लभ रचना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका की प्रस्तुति मोहन राकेश का एकांकी सुबह से पहले। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे भारत को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत को विश्व भर में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और हम भारतीयों ने दुनिया के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ी है, इतनी कि अब हम में से बहुत से लोगों के लिए उन दिनों की कल्पना करना भी कठिन है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जिस अभिव्यक्ति और आचरण की स्वतंत्रता को आज हम अपना मूलभूत अधिकार मानते हैं, वो कुछ लोगों की कल्पना मात्र थी। वो भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, विदेशियों की वर्षों की लूट से एक गरीब समाज बन चुका था, जहां अकाल और भूख से लाखों इंसानियों की मृत्यु हो गई थी। ये कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है, आज से लगभग 80 वर्ष पहले की। सन 1942 की एक रात शहर से एक दूर बस्ती के एक छोटे से घर में। जागते रहो। अभी 1 ही बजा है। क्यों जी, आपको नींद आ गई? नहीं, मुझे नींद कैसे आ जाएगी? तुम सो जाने की कोशिश करो। नींद आए तब ना। मेरा दिल न जाने क्यों इतना घबरा रहा है। सुनिए, आपको बरामदे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है क्या? नहीं तो, पैरों की आहट तो नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कोई पार्क चल रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। मेरा ख्याल है सिर्फ कुछ कागज की उड़ने की आवाज है बस। ये रात भी कितनी अकेली है। बाहर हवा साए साए कर रही है, सामने पेड़ की डालियां इस बुरी तरह से हिल रही है जैसे बस टूट ही जाएंगी। और हमारा घर भी कितना अकेला है। इसीलिए मैं कहती थी कि आसपास कुछ और घर आबाद हो जाएं, तभी यहाँ आकर रहेंगे। सड़क पर अभी तक बत्तियां भी नहीं लगी हैं। ऐसी जगह में रहकर जान का भी खतरा है।
ओहो, ये राज भी ना कैसी मुसीबत में डाल दिया है। लीला, जरा आहिस्ता बात करो। हो सकता है वो आदमी उस कमरे में जाग रहा हो। आप नहीं मानते, पर मुझे तो लगता है कि वो बरामदे में चल फिर रहा है। उसकी सूरत से तो यही लगता है जैसे कोई डाकू है। बड़ी हुई दाढ़ी, लाल आंखें, रूखे बाल। जब राज ने आपसे पूछा था तो मन कहा था कि तभी कह दें, नहीं, इस रात को हम ऐसे आदमी को घर में नहीं रख सकते, पर आपने तो झट से मान लिया, तो चुप रही। अब देख लीजिए रात कैसी कट रही है। मैं मना भी कैसे कर देता लैला। राज ने तो कहा था कि वो आज ही गांव से आया है और बस से टकराकर वो कुछ जख्मी हो गया है और रात को उसके पास ठहरने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो एक रात के लिए हमारे घर रुकेगा और सुबह सुबह उठकर चला जाएगा। अभी उस वक्त राज ने ये भी तो बताया था कि वो खुद आज रात को घर से बाहर रहने वाला है। बाहर जाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो उसको कुछ शहर में कुछ काम है और वो शायद देर से आए या सुबह आए। अरे मैंने उसको कहा भी कि आजकल रात को घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, और वो ये कहकर चला गया कि वो जहां तक हो सके जल्दी आने की कोशिश करेगा। देखो, मेरा सगा भाई है, समझदार है, एलएलबी पढ़ता है, होनहार विद्यार्थी है, मैं उससे ज्यादा और क्या कह सकता था। और इस वक्त तक वो आया ही नहीं। अब सुबह से पहले क्या आएगा, और यहाँ सुबह से पहले न जाने क्या हो जाएगा। सुनिए, ऐसी आवाज आ रही है क्या, जैसे कोई चीज को धीरे धीरे सरका रहा हो। हाँ, आवाज तो कुछ ऐसी आ रही है, मैं उठकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ठहरिए। हे भगवान, ये क्या हुआ है। शायद शीशे का मकबन गिरकर टूट गया है। आज न जाने क्या होने जा रहा है। ठहरो, मैं बत्ती जलाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ठहरिए, रहने दीजिए, बत्ती मत जलाइए। तुम घबराओ मत, मुझे बत्ती जला लेने दो। अगर मन का वहम है तो दूर हो जाएगा, और अगर नहीं नहीं, आप नहीं जाइए, आप नहीं उठिए। लीला, इस तरह अंधेरे में ख्याल दौड़ाते रहना ठीक नहीं है, आखिर देख तो लें। वो देखो, मर्तबान ही टूटा है, शायद किसी चूहे ने गिरा दिया होगा। अच्छा, मैं जरा बरामदे में से उधर के कमरे में भी झांक कर देखा हूं। नहीं, उधर मत जाना। तुम पागल मत बनो। तुम लेटे रहो, तुम्हारे उठने की कोई जरूरत नहीं है। बरामदे की बत्ती जला दीजिएगा। अच्छा, बादल गरज रहा है, अभी शायद बारिश भी होने लगी। ऐसी रात में इतनी अकेली जगह पर हम लोग कितने असहाय हैं। देखा है, सो रहा है। आहिस्ता बात करो, वो जाग रहा है। जाग रहा है? क्या कर रहा है? मैंने बरामदे में से उधर के कमरे में देखा तो बड़े कमरे में टहल रहा था। मैं ना कहती थी, उसने भी आपको देख लिया होगा। हाँ। फिर बोला कि आप लोग अभी तक सोए नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी अभी सोकर उठा हूं। फिर क्या कहने लगा कि मेरी भी अभी अभी नींद खुल गई है, जरा देख दीजिए वक्त क्या हुआ है। और कमरे का सामान? सामान की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आप उसे वक्त बताने जाएंगे? हाँ, जाना तो चाहिए। राज कहता था कि उसे सवेरे तड़के ही चले जाना है। हाँ,
अगर आप, अरे कहो, क्या कह रही थी? अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। अभी इस वक्त तुम्हारी बातों का मैं बुरा मानूंगा लेला? कहो, क्या कह रही थी? देखो, उसे जाना ही है तो घंटा 2 घंटा पहले ही चला जाए तो हर्ज क्या है? कम से कम हम लोग शांति से सो तो सकेंगे ना। आप उससे कह दें कि हाँ 5 बजे हैं क्या? बस। मैं ये कैसे कह सकता हूँ लीला? तुम देखो ना। घड़ी की तो बात है ना, मैं घड़ी दीवार से उतार कर यहाँ चारपाई के नीचे रख देती हूँ। उसे बस जाते हुए यहाँ से एक बार गुजरना ही तो है। मगर मगर इतनी रात गए, वो जाएगा कहाँ? उसे जहां भी जाना होगा वहां चला जाएगा। अगर कोई गाड़ी पकड़नी है तो स्टेशन पर जाकर इंतजार कर लेगा। बस आप उसको जाके यही कह दीजिए बस। इसमें खास बुराई तो नहीं है। अगर उसे सिर्फ आराम ही करना था तो उसने तो 4-5 घंटे आराम कर लिया है। और अगर उसका दूसरा कुछ इरादा है तो खैर, मैं उससे जाकर कह देता हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घड़ी उतार कर रख लो। ओके? इससे यहां रख दूं? नहीं, उस तरफ ठीक रहेगी। यहां शायद वो उसके साथ आ ही रहे हैं। देर हो जाती तो ठीक नहीं था। सचमुच बहुत जल्दी रात बीत गई। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं घंटा आधा घंटा ही सोया हूँ। हाँ, मेरी भी अभी अभी नींद खुली है। वरना शायद हाँ, देर हो जाती तो ठीक नहीं था। मुझे पांव फटने से पहले ही निकल जाना चाहिए। मगर इस वक्त अभी भी काफी अंधेरा लग रहा है। हाँ, अब अंधेरा तो है। शायद बरसात की वजह से ऐसा हो रहा होगा। हाँ, पानी भी खूब बरस रहा है। हाँ, रास्ते में काफी दिक्कत होगी। मगर मगर मुझे मुझे चले ही जाना चाहिए। हाँ, अरे ये आपका स्टोव रखा है यहाँ पे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जल्दी जल्दी अपने लिए एक प्याली चाय बना लूं। दूध तो होगा ना? दूध दूध है लीला? राज ने रात को चाय बना ली थी, इसके बाद दूध नहीं बचा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बगैर दूध के ही चाय पी लूंगा। मैं स्टोव जलाता हूँ। हाँ, आप इस केतली में थोड़ा पानी ला दोगे? हाँ, जल्दी चलाइएगा। आपको देर तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं अंधेरे अंधेरे में ही निकल जाना चाहता हूँ। अगर इस वक्त चाय न पी सका तो पता नहीं फिर कब चाय नसीब भी होगी या नहीं। और फिर मुझे एक चीज का इंतजार भी तो है। किस चीज का इंतजार है? हाँ, नहीं नहीं, कोई खास चीज नहीं है। देखो ना, स्टोव भी तैयार हुआ जा रहा है। आप जल्दी से पानी ला दीजिएगा। आप ठहरिए, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, मैं ला देता हूँ। आपका घर शहर से काफी दूर है ना? जी हाँ। तो आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, डर किस बात का है? नहीं नहीं, यहाँ कभी चोरी वोरी नहीं होती? जी नहीं, आज तक तो नहीं हुई। तब तो चोरों के लिए किस्मत आजमाने के लिए सबसे अच्छी जगह पत्ती। हाँ, ये रही पत्ती। चीनी भी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और देखो, पानी भी आ गया। अब चाय बन गई समझो। ये ये बरामदे में ये रखा है, ये जो आपने रखा था? जी हाँ, बरामदे में ये थैला मैं ही बाहर छोड़ आया था।
बाहर जाते समय मेरे पैर से टकराया और मैंने उठा लिया कि देखूं चीज क्या है। इसके बीच में देखा तो कुछ नोटों की गड्डियां हैं, कुछ कागजों के पुलंदे हैं और कुछ औजार हैं। ये सब सामान आपका है? जी नहीं, ये सामान मेरा अपना नहीं है। तो फिर आपके पास? अब आप पूछ ही लेते तो मैं बता देता हूँ। आज मैं ये सामान एक दोस्त से छीन के लेके आया था। छीन के? मतलब आप? नहीं, आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, पर इस वक्त मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। असलियत यही है कि मैं एक दोस्त से ये सब छीन के ले आया था और अब मैं इसे कहीं पे दफना देना चाहता हूं। दफना देना चाहते? क्यों? क्योंकि ये सामान मुझे उम्र भर के लिए जेल भिजवा सकता है और मैं इसे फेंक भी नहीं सकता। पर आप चिंता न करें, मैं वैसा बुरा आदमी नहीं हूं। हाँ, जैसे कि इस सामान को देख के शक हो सकता है। आपको मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखो ना, चाय का पानी भी हुआ जा रहा है। 2-4 मिनट में मैं यहां से चला जाऊंगा, फिर जिंदगी भर शायद आप मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखोगे। आपके लिए भी चाय की पत्ती डालूं? नहीं, इस वक्त चाय नहीं पीऊंगा मैं। और आप? जी नहीं। मैं रात भर भी आपके यहाँ ठहरना नहीं चाहता था, मगर क्या करें, आपके भाई ने हट किया, एक नहीं मानी मेरी। वैसे ये ठीक है कि रात को मेरे जाने में खतरा था। उस वक्त मेरा पीछा किया जा रहा था। अभी भी शायद रास्ते में पुलिस खड़ी होगी, मगर मैं दिन में अभी आपके यहाँ रहकर आपको खतरे में नहीं डालना चाहता। बस मुझे एक खबर का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि 4-4:30 बजे तक खबर आ जाएगी, उससे शायद मेरा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता। मगर अब तक खबर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि खबर भेजना संभव नहीं हुआ होगा। आपकी चाय की पत्ती की खुशबू बड़ी अच्छी है। बगैर दूध के भी चाय बहुत बढ़िया बन रही है। मगर राज ने तो कहा था कि आप आज ही गांव से आए हैं और एक बस से टकराकर आपको कुछ। मैंने उसे गलत कह दिया था। मेरी किसी बस से टक्कर नहीं हुई है। ये जो वहां पे जख्म है ना, ये गोली का है। पुलिस की एक गोली मेरी बाह को जरा छीन के निकल गई। रात से कहिएगा मेरी फिक्र न करें, वो मेरा जख्म देख के जरा परेशान हो गया था। चाहता था कि जाने से पहले वो। खैर, मैं अब चल रहा हूं। चाय के लिए धन्यवाद। बाहर पानी बहुत बरस रहा है। हाँ, हो सकता है इसी पानी की वजह से मेरी जान बच जाए। अच्छा, चलता हूं। नमस्कार। दरवाजा लगा लीजिएगा। बहुत अजीब आदमी था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके लक्षण तो सब चोरों और डाकुओं जैसे थे, लेकिन बात किसी भले आदमी की तरह कर रहा था। देखो ना, मुश्किल से 1:30 बजा होगा। हाँ, और वो कह रहा था कि 4-4:30 बजे कोई उसके लिए कोई खबर लेकर आने था। हाँ? यहाँ इतनी रात में उसके लिए कौन खबर लेकर आता? क्या कह सकते हैं। अच्छा ही किया जो ऐसे आदमी को घर से भेज दिया, नहीं तो न जाने क्या मुसीबत अपने ऊपर आ जाती। कहता था पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है। हाँ, लेकिन
लीला, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उसे वक्त से पहले हमने भेजकर ना अच्छा नहीं किया। अगर वो शायद वो लौट आया है। मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। अगर उसे किसी से पता चल गया हो कि हमने उसे गलत समय बताकर भेज दिया है तो, और हो सकता है पुलिस उसके पीछे आ रही हो। आप दरवाजा मत खोलिए। हो सकता है उसकी कोई चीज रह गई हो। उसे ये पहले देख लेना चाहिए था ना। आखिर हमारा नींद का वक्त है, हम सारी रात जागते नहीं रह सकते। प्रकाश भैया। अरे ये तो राज है। राज। हाँ भैया, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। हाँ, जल्दी खोलता हूँ, कीजिए। अभी खोलता हूँ। आज तो तुमने हद ही कर दी राज। इतनी बारिश में इस वक्त घर आ रहे हो। मेरी उसकी सूरत तो देखो, ऐसा लगता है जैसे मीलों से भाग कर आ रहा है। अरे ये तुम्हारी कमीज ये ऐसे लाल क्यों हो रही है? कमीज में शायद कुछ लहू के दाग लग गए हैं। लहू? मैं आपको सिर्फ इतना बता देने आया हूँ कि मैं आज फरार हो रहा हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या? पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी? क्यों? और ये लहू के दाग? राज, बात क्या है? अरे बताओ तो सही। भैया, बताने में बहुत वक्त लगेगा। सुबह होने से पहले पहले हम लोगों को यहाँ से काफी दूर पहुंच जाना चाहिए। तुम लोगों को मतलब तुम्हारे साथ और लोग भी हैं? अरे ठीक से बताओ प्लीज, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और वो आदमी कौन था जिसे तुम हमारे यहाँ छोड़ गए थे, और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? भैया, पुलिस की नजर में मैं उन बागियों में से हूँ जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। वो जो डाक खाने जला देते हैं, वह जो टेलीफोन की तारें काट देते हैं और अंग्रेजी हुकूमत से भारत छोड़कर चले जाओ की मांग करते हैं। वे हमें सन 42 का बागी समझकर हमें जेल में ठूसना और हमें फांसी पर लटका देना चाहते हैं। मैं उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलने की कोशिश में हूँ। लेकिन इसका मतलब है वो आदमी जिसे तुम हमारे यहाँ छोड़ गए थे, वो भी तुम्हारे साथ है? इस वक्त उसे मेरे साथ जाना है। वो हमारे साथ नहीं है। वो मुझे आज ही पहली बार मिला है। आज ही पहली बार मिला है? कहाँ? आज शाम की बात है भैया। हमारे कुछ साथी डाक खाने से बहुत सारा सामान कब्जे में करके लाए थे। वह सामान एक जगह पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था और मैं गलियों से होता हुआ वो सामान एक थैले में लिए हुए जा रहा था और मुझे वहां पर पोस्टर्स भी चिपकाने थे। जब मैं गलियों से गुजर रहा था तभी मैंने गली के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी गली में दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं एक घर की अंधेरी ड्योढ़ी में जाकर छुप गया और वह भी भागकर उसी ड्योढ़ी में आ गया। मैंने देखा कि वो कुछ जख्मी हो रहा है और मैंने उससे पूछा। उसी दिन शाम को शहर के बीचों बीच क्रांतिकारियों की एक टोली ने एक डाक खाने पर हमला किया था। तुम्हें गोली लगी है? नहीं, एक गोली जरा बाहर से छील के निकल गई। कुछ खास नहीं है जख्म। तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र। क्यों? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम भी हमारे साथी हो। मैं कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा साथी हूं या नहीं। तुम इस गली में क्या कर रहे थे? मैं कुछ पोस्टर्स चिपका रहा था। और तुम? मैं सरकारी इमारत के एक दरवाजे से सटकर खड़ा था। सरकारी इमारत से सटकर खड़े थे? किस लिए? उसे उड़ाने के इरादे से? नहीं, कुछ लोग उसे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। रोकने की कोशिश कर रहे थे? तो तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं देशद्रोही हूं? हाँ? नहीं, देशद्रोही नहीं। उससे भी बढ़कर हूं।
पर दोस्त, हमारा देश इस देश से बाहर तो नहीं है ना? हाँ, अरे हम जिन्हें जलाते फूंकते और लूटते हैं वे सब अपने ही देश के तो भाग है। अरे यदि कोई बीमारी हमारे शरीर को जकड़ ले तो उसे दूर करने का उपाय क्या ये है कि हम अपने शरीर को ही नष्ट कर दें? मैं इस समय इस तर्क में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जानता हूं कि विदेशियों को इस समय देश से निकालने का यही एक रास्ता है, और जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता बुज़दिल है वो। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। पुलिस का दस्ता आ रहा है गली में। और घर की सीढ़ियों से भी शायद कोई नीचे आ रहा है। हम यहाँ छिपे नहीं रह सकते। तुम्हारे थैले में क्या है? कुछ करेंसी नोट है, कुछ औजार और कुछ पोस्टर्स। देखो, ये थैला मुझे दे दो। मैं बाहर निकलकर गली में भागता हूँ। पुलिस मेरा पीछा करेगी। तुम चुपचाप बाहर निकलकर खड़े हो जाओ, ऐसे कि जैसे इसी गली के रहने वाले हो। हाँ, तुम पर उन लोगों को बिल्कुल संदेह नहीं होगा। लाओ जल्दी करो। नहीं, तुम मेरी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालोगे? और फिर तुम जख्मी भी तो हो। अरे जख्मी हूं इसीलिए क्या यहाँ खड़ा रहूं? खड़ा रहा तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। मेरा भागना जरूरी है। अरे जल्दी करो भाई। इसलिए देखो, अरे दोनों ही क्यों पकड़ जाए? हाँ, इत्मीनान रखो कि अगर मैं बच गया तो ये सब सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो नई बस्ती में है, 117 नंबर का मकान। अगर बच गए तो कभी आना जरूर वहां पर, मगर इस वक्त ये थैला मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे बाबा, पागलपना मत करो। दे दो, लाओ, छोड़ो, दे दो। और मुझ पर किसी ने संदेह नहीं किया। महेंद्र भी पुलिस की गोली चलने से पहले ही गली से निकल गया था। गोली लगने की वजह से जो एक व्यक्ति मारा गया, वह मासूम यूं ही घबरा कर भाग खड़ा हुआ था। मैं घर आ गया। मुझे यकीन था कि महेंद्र पुलिस के हाथ से बच गया होगा तो वो जरूर घर आ जाएगा। और देखो, अंधेरा होने पर वो सचमुच आ गया। वो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मेरा सामान सही सलामत है और मुझे सामान घर में नहीं रखना चाहिए। उसका ख्याल था कि वह सब चीजें दफन कर देनी चाहिए, और यह काम भी वो खुद कर देना चाहता था। पुलिस उस वक्त उसके पीछे लगी थी, तो मैंने उसे जोर देकर मना लिया कि वह रात भर के लिए यहीं रह जाए, और मैं रात भर बाहर रहकर देखूंगा कि वह किस रास्ते से पुलिस की नजर से बच के जा सकता है। मैं रात भर बाहर रुकूंगा। मेरा ख्याल था कि सुबह से पहले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, मगर बाहर जाकर मैं खुद पुलिस के चक्कर में फंस गया। एक सिपाही ने शायद मुझे कुछ तारे वारे काटते देख लिया था और उसने मुझे शिनाख्त के लिए रोकना चाहा, पर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद आधी रात तक बाग की झाड़ियों में छिपा रहा। बाग की दीवारें फांदते समय मुझे कुछ चोटें लग गई। अब इधर का रास्ता देख के आ रहा हूं मैं। धोबी मोहल्ले से बाग की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस का कोई दस्ता नहीं है। हम दोनों उस रास्ते से आराम से बचकर जा सकते हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं महेंद्र के साथ सुरक्षित हूं। हमें देर नहीं करनी चाहिए। मगर कुछ नहीं भाभी। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह घर से चले जाने से आपको चिंता होगी, मगर और कोई चारा भी तो नहीं है। यदि पुलिस यहाँ तहकीकात के लिए आए तो कह दीजिएगा कि राज एक आवारा लड़का है और हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। नहीं राज, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर में ही रहो।
और देखो, अगर पुलिस ने तहकीकात की तो मैं उन्हें संभालूंगा, ठीक है? जैसे भी हो सके मैं इस मामले को मैं यहीं पे रुकवा दूंगा। और देखो, आगे से तुम खबरदार रहना, ठीक है? और ऐसे काम में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है प्रकाश भैया। और फिर मेरे अकेले का सवाल थोड़ी ना है, साथ में महेंद्र भी तो है। हालांकि उसका जुर्म इतना है कि उसने सरकारी इमारत को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन राज, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। देखो, तुम वकालत पढ़ रहे हो, तुम इम्तिहान में हमेशा अव्वल आते हो। अबे कुछ ही दिनों में तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी और तुम इस शहर के सफल और नामी वकील बन जाओगे। और फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारे पास सब कुछ होगा, दौलत, शोहरत, रुतबा। और बाकी दूसरों का क्या भैया? हमारे देश में भूख और गरीबी से लाखों लोग मारे जाते हैं, जिन पर ये अंग्रेजी सरकार बेइंतहा जुल्म करती है और अपना खजाना भरने और लड़ाई के खर्च के लिए हमारे लोगों को लूटती है। उन सब का क्या होगा? तुम दूसरों की चिंता क्यों करते हो राज? हर आदमी के साथ उसकी तकदीर है। तकदीर इतनी छोटी चीज नहीं है भैया, और तकदीर अगर है तो वो हम सबकी एक है। खैर, मैं इन बातों में देर हुई जा रही, मैं जाकर महेंद्र को जगाऊं। ठहरो राज, वो उधर नहीं है। उधर नहीं है तो कहाँ गया? वो चला गया है। चला गया है? कहाँ चला गया है? मैं उससे कह कर गया था कि 4 साढ़े 4 तक मेरा इंतजार करे। अब अभी तो मुश्किल से 2 बजे होंगे। वो कुछ कह कर नहीं गया कि क्यों जल्दी जा रहा है? शायद उसकी नींद जल्दी खुल गई थी, इसीलिए वो जल्दी तैयार होकर चला गया। ये कैसे हो सकता है कि नींद जल्दी खुल गई थी तो जल्दी चला जाए? अभी ठीक वक्त क्या हुआ है? घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ, घड़ी वो तो मैंने उतार कर रख दी है, आज बिगड़ गई थी। मेरे जाने तक तो ठीक चल रही थी, और नीचे उतार कर क्यों रख दी? बिगड़ गई थी तो? अरे, कहीं आपने उसे जल्दी भेजने के लिए तो ऐसा नहीं किया? आप चुप क्यों हैं? तो सचमुच यही वजह है? आपने यह सोचकर कि मैं किसी चोर डाकू को घर में घुसा गया हूं, उसे गलत वक्त बताकर यहां से भेज दिया? उस शख्स को, जिस शख्स ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। मगर राज, तुमने भी तो उसके बारे में हमें कुछ भी तो नहीं बताया था। तुमने तो कहा था कि वो आज ही गांव से आया है, और जो कुछ मैंने आपको बताया था आपने उस पर भी तो एतबार नहीं किया। अगर मैं कहता आपसे कि वो पुलिस से बचने के लिए मैं उसको यहाँ रख रहा हूं, तो शायद आप उसे एक पल भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। तो मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इसी वक्त जाकर देखना होगा कि वो किस तरफ गया है। अगर वो पुलिस के हाथ में पड़ गया तो मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। हाँ, ठहरो राज। माफ कीजिए भैया, अब मैं और नहीं ठहर सकता। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। राज, सुनो राज, तुम धोबी मोहल्ले वाले रास्ते से जा रहे हो? नहीं भैया, अब मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं। कहाँ गया राज? अभी तो यही था। वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? आपने उसे कैसे जाने दिया? इतनी रात गए? रात गए नहीं लीला, सुबह से पहले कहो। वो चला गया अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए। अपने देश की आजादी के लिए उसने अपने सुनहरे भविष्य का बलिदान दे दिया है। आओ हम भी संकल्प करें कि इस संग्राम में हम अपना भी योगदान देंगे, जैसे भी हो सके।
हम इतना बड़ा त्याग कर सकेंगे? करेंगे लीला, जरूर करेंगे। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हो सकती कि एक ऐसे मजबूत इरादों को देर तक बांध कर रख सके। रात अब गुजरी ही समझो, ये सुबह से पहले का अंधियारा है। और ऐसे ही आजादी का एक और मतवाला अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा और अपने साथ कई दूसरों को भी प्रेरित करता गया। उनके दिल में भी आजादी का अलग जगा गया। आजादी पाने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया, तब जाकर हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आज जब हम इतने दशकों बाद उनके बलिदान स्वरूप पाई इस स्वतंत्रता का सुख उठा रहे हैं, ये जरूरी है कि हम उनकी इस कुर्बानी को याद रखें। आइए हम भी संकल्प लें कि भारत की प्रगति, विकास और एकता के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। यही उनकी स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। तो मित्रों, ये था एकांकी मोहन राकेश जी का सुबह से पहले। जैसा आपने देखा, 40 के उस दशक में अनेक होनहार युवाओं युवतियों ने अपना भविष्य, अपना सुनहरा कल, अपना सर्वस्व निछावर करके स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया और देशभक्ति का ये जज्बा, भारत को स्वतंत्र कराने की ये उद्दम इच्छा बलवती होती गई। उसके साथ ही हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक चरम सीमा तक पहुंच रहा था और उस समय आवश्यकता थी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की। और हमारे नेताओं, विशेषकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी चीज का आह्वान किया। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हमारे सामने आजादी हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। ब्रिटिश अब विश्व युद्ध में जुटे हुए हैं और इनमें से बहुत से मोर्चों पर वो हार रहे हैं। अंग्रेज अब बहुत कमजोर पड़ गए हैं और हमारी आजादी की लड़ाई आज से 5 साल पहले से काफी आसान हो गई है। ईश्वर का दिया हुआ ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। इसीलिए हमने कसम खाई है कि हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और हिंदुस्तान को ब्रिटेन की गुलामी से आजाद करके ही रहेंगे। मुझे हमारी विजय पर पूरा भरोसा है साथियों, क्योंकि अब हमारे साथ सिर्फ इस एशिया के 30 लाख हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है। करोड़ों देशवासी तकलीफ सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमारे संघर्ष की कामयाबी के लिए ये हालात बिल्कुल सही है। और अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम हिंदुस्तानी इस आजादी की कीमत चुकाने के लिए खुद आगे आए। हमारे टोटल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के लिए मैंने आपसे मांग की थी मेन, मनी एंड मटेरियल, यानी लोग, पैसा, सामान की। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे पास आजाद हिंद फौज में बहुत से लोग शामिल हो गए हैं।
हाँ, हमें पूरा जोर से मनी और मटेरियल का व्यवस्था बनाए रखनी होगी। हमें आगे भी बहुत से पुरुषों और स्त्रियों को इस लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार करना होगा और फ्रंट लाइन तक गोला बारूद और सामान पहुंचाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि इसके बिना हमारी विजय संभव नहीं। मित्रों, आज से 1 साल पहले मैंने आपसे टोटल मोबिलाइजेशन के लिए लोग, पैसा और सामान की मांग की थी, जो मुझे काफी तादाद में मिल गए हैं और मैंने भी अपना वादा निभाया है और हम ईस्टर्न फ्रंट में हमारी मातृभूमि को आजाद कर रहे हैं। मगर सिर्फ मेन, मनी और मटेरियल आजादी दिलाने के लिए काफी नहीं है साथियों। अब मुझे आपसे कुछ और चाहिए। हाँ साथियों, मुझे आपका खून चाहिए। आज हमारे दिलों में सिर्फ एक इच्छा होने चाहिए साथियों, अपनी प्राणों का बलिदान करने की इच्छा, एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, जिसे हिंदुस्तान जी सके और हमारी आजादी का रास्ता हमारी खूनों से सींचा जा सके। साथियों, आजादी की इस लड़ाई में आज मैं आपसे आपका खून मांगता हूं, क्योंकि ये खून ही उस खून का बदला ले सकता है जो हमारे दुश्मनों ने बहाया है, और सिर्फ खून ही हमारी आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मित्रों, नेताजी की इस पुकार पर अनेक भारतीय स्वतंत्रता के इस रास्ते को अपने खून से सींचने के लिए तैयार हो गए। सर पर कफन बांधकर निकल पड़े, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अनेक शहीदों के नामों के साथ एक नाम जो हमेशा अमर रहेगा, शहीद भगत सिंह जी का। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी फांसी के कुछ दिनों पहले अपने मित्रों को एक पत्र लिखा था। आइए सुनते हैं उनके कुछ उद्गार। साथियों, जिंदा रहने की इच्छा स्वाभाविक है और वो मुझ में भी है। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर जिंदा रह सकता हूं कि मुझे किसी की कैद या गुलामी मंजूर नहीं है। मेरा नाम आज हिंदुस्तान की आजादी की क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारियों के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि मैं जिंदा रहकर इससे ऊपर यकीनन नहीं उठ सकता। आज लोग मेरी कमजोरियों के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं जिंदा रहा तो ये जाहिर हो सकती है और इससे क्रांति के इस प्रतीक पर दाग लग सकता है, या हो सकता है ये मिट ही जाए। मगर अगर मैं साहस के साथ हंसते हंसते इस फांसी पर चढ़ गया तो हिंदुस्तान भर की माओं को यह हसरत होगी कि उनके पुत्र भी भगत सिंह जैसे बने, और इतने सारे लोग देश की आजादी के लिए अपनी जान देने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत को इस क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, एक ख्याल आज भी मेरे दिल में आता है। मेरे दिल में देश और मानवता की सेवा करने के लिए जो अरमान है, मैं उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया। अगर मैं जिंदा और आजाद रह सकता तो मुझे उन अरमानों को पूरा करने का एक मौका मिल सकता था। पर आज मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। बस अब इंतजार है तो उस आखिरी इम्तिहान का, और मैं दुआ करता हूं कि वो घड़ी जल्द ही आए। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मित्रों, इस तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले इन वीरों के
प्राणों के उत्सर्ग के कारण हमें सन 1947 में 15 अगस्त को 74 वर्ष पहले पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी और पिछले 73 वर्षों से हम भारत के निर्माण और विकास के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी बलिदानों के स्वरूप पाई इस आजादी की रक्षा कर रहे हैं, मगर इसमें सबसे सक्रिय योगदान रहा है हमारी सशस्त्र सेनाओं का। हमारी सेना के जवान हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं, हम उनका ये बलिदान याद रखेंगे। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कैप्टन विक्रम बत्रा की। कैप्टन विक्रम बत्रा से उनके जुड़वा भाई ने सन 1999 में होली के अवसर पर घर आने का अनुरोध किया था। बहुत ही साहस के साथ कैप्टन बत्रा ने उत्तर दिया था, चिंता मत करो, मैं घर जरूर आऊंगा। या तो भारत की विजय का तिरंगा लहराता हुआ या उसी तिरंगे में लिपटा हुआ। 25 साल के परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का ये उद्गार आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे देश की इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी स्वाधीनता को बचाने के लिए वे हमेशा से अपने प्राणों का उत्सर्ग करते आए हैं और उनके लिए देश की रक्षा सर्वोपरि है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले गलवान घाटियों में हुए घटनाओं में भी भारत के सैनिकों ने ऐसी अदम्य वीरता का परिचय दिया है और प्राणों की परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है जरा याद करो कुर्बानी, हम प्रस्तुत करेंगे आज की शीर्ष प्रस्तुति जरा याद करो कुर्बानी। इस प्रस्तुति की निर्देशिका और प्रस्तुतकर्ता हैं श्रीमती मधुरा साने, जो शिकागो के क्षेत्र में एक प्रख्यात नृत्यांगना है। उनका स्वयं का डांस स्कूल है और वो शुरुआत से ड्रामाटिक ऑफ अमेरिका से साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रस्तुत है जरा याद करो कुर्बानी।
ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को
लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जरा याद करो कुर्बानी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उन वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के उपरांत अपना सर्वस्व बलिदान करके हमारी स्वाधीनता को सुरक्षित रखा है, एक विनम्र श्रद्धांजलि। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे कलाकारों ने। जैसा मैंने आपसे कहा, हमारे लगभग सभी कलाकार शिकागो के हैं और मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने कैमरा और माइक अनम्यूट करें। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे दर्शकों से। सबसे पहले लोकमान्य तिलक बने थे मिलिंद पानट। भाइयों, मैं सभी को भारत की स्वतंत्रता की 74वीं सालगिरह पर बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे कलाकारों के साथ मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला। धन्यवाद। गांधी की भूमिका निभाई थी अनुराग मिश्रा ने। वो मेरे अनुज हैं, भारत से हैं, इसलिए इस समय ज्वाइन नहीं कर पाए शायद। नाटक सुबह से पहले मोहन राकेश जी की कृति को प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया सूत्रधार ऋषाली अनोरकर जी ने। नमस्ते। Thanks for this opportunity, Anurag ji, and happy Independence Day to everybody. Namaste. लीला का चरित्र निभाया था श्रीमती ऋतु आहूजा जी ने। नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रकाश की भूमिका में थे हमारे साथी संजय सबकुर। नमस्कार। मेरी और मेरी परिवार की तरफ से भारत के स्वतंत्रता दिन के लिए शुभेच्छा। महेंद्र की भूमिका में थे सुनील मुंडले। नमस्कार। भारत के हर उस वीर को, उस वीर स्त्री को और वीर माता पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद। और राज की भूमिका में थे कृष्णपाल सोलंकी। नमस्कार दोस्तों, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका निभाई थी हमारे मित्र देव हाजरा ने। Namaskar and thank you very much Dramatic and Anurag to include me and happy Independence Day सबको। जय हिंद। भगत सिंह जी की भूमिका में थे श्री नंद प्रकाश गर्ग। दोस्तों, एक लाइन में सबसे ख्वाहिश करूंगा कि आप मेरे साथ बोलिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू, देखना जोश कितना बाजुए कातिल में है। कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। और जैसा मैंने आपको नृत्य बताया था, उसकी परिकल्पना और प्रस्तुति हमारी अभिन्न मित्र श्रीमती मधुरा साने ने।
नमस्कार, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और जय हिंद। मित्रों, जैसा मैं कहता आया हूं, हमारी नाट्य प्रस्तुतियों में जितने लोग सामने होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण वो लोग भी होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। तो मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा उन लोगों का जो ने इस नाट्य की प्रस्तुति और निर्माण में हमारा भाग दिया इस कार्यक्रम की। वीडियो एडिटिंग और साउंड के लिए प्रणिल वैद्य। प्रणिल, प्लीज आप अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करके आइए। नमस्कार, मैं प्रणिल वैद्य। अपने जन्मभूमि से जुड़े हुए ये प्रोजेक्ट में शामिल होना ये हमारे लिए सम्मान था, तो थैंक्स टू अनुराग फॉर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस इन दिस प्रोजेक्ट। वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग के और सपोर्ट के लिए हमारे साथ थे प्रदीप भट्टाचार्य। थैंक यू वेरी मच। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ड्रामाटेक के अध्यक्ष और एक मूल संस्थापक श्री सुब्रमण्यम सान्याल जी, शुभम सान्याल जी को आकर धन्यवाद के लिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि आप ड्रामेटिक की ओर से इतना सुंदर बेहतरीन प्रोग्राम आप सबों को पेश कर पाए। मैं पहली बात तो हमारे श्री अमित कुमार जी और रंजीत जी को धन्यवाद दूंगा, उनको हमारा आभार प्रकट करूंगा कि उनकी समर्थन से हम ये कर पाए। ये साल में द्वितीय प्रोग्राम है जहाँ हमने एक साथ किया था। हमने अप्रैल में एक साथ कवि सम्मेलन भी की थी, तो आज हमने ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम किया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी और रंजीत जी। और फिर मैं अनुराग को मेरा धन्यवाद आभार दूंगा कि उसने इतने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया, सबको इकट्ठा की और सबको निर्देशन दिया। और इस पूरे प्रोग्राम को के कलाकार जो हमारे नाटक में थे, जिन्होंने सब भाषण दिए और जो इतना बेहतरीन जिन्होंने नृत्य किया, मधुरा साने जी, सभी को मैं प्रशंसा दूंगा। और जो पीछे थे नेपथ्य में ध्वनि और बैकग्राउंड में, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम, और फिर ड्रामेटिक की ओर से हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। पर आज का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण था 15 अगस्त का दिवस पर, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। धन्यवाद लोगों और दोस्तों, मेरी ओर से सबको 15 अगस्त के लिए मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते। तो मित्रों, मैं आपको दो और सूचनाओं की जानकारी दे दूं अभी। 29 अगस्त को हम भारत की एक संस्था जिसका मैं भाग रह चुका हूं, अभ्युदय थिएटर वालों के साथ मिलकर 2 लघु नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं वेब मीडियम पे। आज के समय में जूम के साथ हम लोग इसे प्रस्तुत कर पाते हैं विश्व भर में, साथ में सहयोग करके। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा 29 तारीख को। ये 2 नाटकों की प्रस्तुति के लिए लघु नाटक हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के सहयोग से हम 12 सितंबर को हिंदी दिवस का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये उनकी 10वीं वर्षगांठ है इस संस्था की, और हम उनके साथ, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ सहयोग करके उसमें भी एक नाटक की प्रस्तुति करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जरूर इन दोनों कार्यक्रमों में सम्मिलित होइए और अपने मित्रों, अपने परिवार वालों को इन कार्यक्रमों के बारे में बताइए। भारत की संस्कृति, हमारी भाषा हिंदी के सम्मान के लिए हम लोग जितना कुछ कर सकें, उस अगली पीढ़ी के लिए ये तैयारी कर सकें। आपके सहयोग के इसमें बहुत बहुत अपेक्षा और धन्यवाद रहेगा। जैसे आज हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं, मैं आप सबको आमंत्रित कर रहूंगा कि आप खड़े हो जाएं और मेरे साथ भारत का राष्ट्रीय गीत गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
जन जन विधिकर्ता तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय जय हिंद। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आगे भी आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते।